हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं कि आप कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इनडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे इफ़ यू आस्क मी आई विल हेल्प यू, यानी कि यदि तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, यदि तुम मुझसे कहोगे, ये जो इतना ही पोर्शन अगर कहा जाए किसी से भी तो इसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। किसी से आप कह दीजिए कि यदि तुम मुझसे कहोगे, बस इतना कह के चले आए, तो इसका क्या सेंस निकलेगा? ये आधी अधूरी सी बात लग रही है। यानी कि ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर, आई विल हेल्प यू, इस वाले क्लॉज पर डिपेंड है। तो जो क्लॉज डिपेंड होता है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर, उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जिस क्लॉज का पूरा सेंस होता है वो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इनडिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आस्क मी आई विल हेल्प यू, तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसका कंप्लीट सेंस है, तो ये एक इनडिपेंडेंट क्लॉज है। और यदि तुम मुझसे कहोगे, ये आधा अधूरा सेंस वाला है, तो यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करने के 3 रूल हैं। एक है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। और अगर नाउन क्लॉज की हम बात करें, सबसे पहले क्लॉज क्या होता है ये आपको पता होगा। क्लॉज क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं क्लॉज। और अगर कोई क्लॉज एक नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हुआ है तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। नाउन का क्या काम है? या तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है, या फिर केस इन अपोजिशन में यूज होता है, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। तो इसी तरीके से अगर किसी क्लॉज का यूज हुआ रहे एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में, केस इन अपोजिशन के रूप में, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे नाउन क्लॉज की तरह यूज हुआ है। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए एक एडजेक्टिव का काम करेगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। एक ऐसा क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी। दिस इज द पेन विच माई फादर गेव मी, यही वो पेन है जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। तो ये कौन सा पेन है? कैसा पेन है? जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। विच माई फादर गेव मी, ये पूरा जो क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज इस पेन के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पेन के बारे में बता रहा है कि ये कैसा पेन है, किस टाइप का, यानी कौन सा पेन है ये, जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। तो यहाँ पे विच माई फादर गेव मी, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है पेन के लिए, इसलिए एक एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। और एडवर्ब क्लॉज क्या है? ऐसे जब कोई क्लॉज एक एडवर्ब की तरह यूज होता है, प्लेस बताता है, टाइम बताता है, रीज़न बताता है, कंपैरिजन बताता है, कंट्रास्ट बताता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं एडवर्ब्स की। तो जब भी कोई भी एक क्लॉज एक एडवर्ब का काम करेगा सेंटेंस में, तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन क्लॉज के कुछ एग्जाम्पल्स। नाउन क्लॉज का यूज हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर केस इन अपोजिशन की तरह कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल हमारा है कि शी विल गेट गुड मार्क्स, यानी कि उसे अच्छे अंक मिलेंगे। शी विल गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे अंक मिलेंगे। इट इज सर्टेन, या निश्चित है, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी या निश्चित है। तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, नाउन क्लॉज का पहचान है कि हिंदी में अगर हम क्या लगा के क्वेश्चन कर लें, जैसे यहाँ पे दिया गया इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। अगर हम क्वेश्चन कर लें कि व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, तो पूरा का पूरा नाउन क्लॉज हमें मिल जाएगा दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, इज सर्टेन, निश्चित है। इस तरीके से आपको बनाना होगा। जब भी दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो इट होगा, दिस होगा, या फिर दैट होगा, इट, दिस या फिर दैट होगा दूसरा वाला सब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको सबसे पहले ही दैट का यूज कर देना है। सबसे पहले आपको दैट का यूज करना होगा और उसके बाद आपको लिख लेना है
ये पूरा का पूरा पहला क्लॉज, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, और जहां पे इट वाला इट, दिस या फिर दैट आया है, केवल उस सब्जेक्ट को हटा के पूरा का पूरा आप लिखेंगे इज सर्टेन। ये हो गया दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी निश्चित है। तो जब भी ऐसे ही दो सेंटेंसेस दिए हों जिसमें जो दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट इट हो, दिस हो या दैट हो, और उसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, तो आप दैट का यूज सबसे पहले करके पहला क्लॉज लिखेंगे और फिर केवल सब्जेक्ट को हटा के जो भी कुछ बचेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। अब यहाँ पे ये जो क्लॉज है दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, इसके बाद एक वर्ब यहाँ पे आया है इज। तो वर्ब के पहले किसका यूज होता है? सब्जेक्ट का यूज होता है। यानी कि ये पूरा जो क्लॉज है ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और सब्जेक्ट की तरह एक नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, यानी कि ये यहाँ पे नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। कैसे यूज होता है ये सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एवरी रिलीजन टीचेज अस, यानी कि सभी धर्म हमें यह सिखाते हैं या बताते हैं। तो सारे धर्म हमें बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कि भगवान सर्वव्यापी। यहाँ पे की आ गया। नाउन क्लॉज का पहचान ही है कि वो हमेशा हिंदी में की से स्टार्ट होता है। तो एवरी रिलीजन टीचेज अस, यानी कि सभी धर्म हमें सिखाते हैं क्या। अब आप क्या लगा के क्वेश्चन करिए, नाउन क्लॉज मिल जाएगा। क्या सिखाते हैं? दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कि भगवान सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पोर्शन लिखना होगा कि सभी धर्म सिखाते हैं, सभी धर्म हमें सिखाते हैं, यानी कि एवरी रिलीजन टीचेज अस, हमें सिखाते हैं, टीचेज अस। अब क्या सिखाते हैं? कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे की के लिए दैट का यूज करेंगे, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो नाउन क्लॉज आया हुआ है ये किसका काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एवरी रिलीजन टीचेज अस, यानी सभी धर्म हमें सिखाते हैं। अब क्या सिखाते हैं? क्या या किसे लगाकर ऑब्जेक्ट पता करते हैं। तो सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है इसमें देखिए एक फाइनाइट वर्ब आया है, तो ये क्लॉज है और ये काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का, यानी कि ये नाउन क्लॉज है। अब इसके बाद देखिए अगला है द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। द टू स्टूडेंट्स क्वारल, यानी कि दो छात्रों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, यानी कि मैं कारण जानना चाहता हूं। तो जब भी यहाँ पे एक रीजन की बात होगी, अगर सेंटेंस में रीजन की बात हो रही है और आपको उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो कंफर्म है कि वहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आपको वाई का यूज करना होगा। नाउन क्लॉज में हम इफ का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं और सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज में भी वही क्वेश्चन वर्ड्स ही सब यूज होते हैं, केवल उसमें इफ का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, दो छात्रों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। अब यहीं पे वॉट लगा के क्वेश्चन करिए। आई वॉन्ट टू नो, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहता हूँ? कि दो छात्रों ने झगड़ा क्यों किया। तो यहाँ पे क्यों भी आ रहा है, यानी कि इसमें कंजंक्शन वाई का यूज करना होगा। सबसे पहले हम इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे जिसका पूरा सेंस है। मैं जानना चाहता हूं, यानी कि पहले लिखेंगे आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। अब इसके बाद यहां पे आपको कंजंक्शन के रूप में किसका यूज करना है? वाई का यूज करना है, क्योंकि रीजन की बात हुई कि दो छात्रों ने झगड़ा क्यों किया। तो भले ही फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस को असर्टिव की तरह लिखना होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन वर्ड आ गया तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का काम कर ही नहीं रहे हैं, ये सब यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। तो अब इफ या क्वेश्चन वर्ड, जैसे आप नरेशन में देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का यूज जब होता है इंट्रोगेटिव में, तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी सेंटेंस को असर्टिव के रूल से बनाते हैं। सेम वही नरेशन के रूल इसमें अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे अब वाई के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट है द टू स्टूडेंट्स, तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे द टू स्टूडेंट्स। I want to know why the two students
quarreled, ये पूरा का पूरा क्लॉज यहाँ पे आ जाएगा। The two students quarreled। तो सेंटेंस हमारा बन गया I want to know why the two students quarreled। मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों लड़कों ने झगड़ा क्यों किया। तो इसमें रीजन की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन क्या आ गया, वाई आ गया। और इसमें दोनों में असर्टिव सेंटेंस था, इसलिए इसमें दैट का यूज किया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है शी मे बी इनोसेंट, यानी कि वह निर्दोष हो सकती है। शी मे बी इनोसेंट, वह निर्दोष हो सकती है। हो सकती है यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं, श्योरिटी नहीं है, निर्दोष हो सकती है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अब दोनों को अगर आप हिंदी में कंबाइन करते हैं तो मैं क्या नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह निर्दोष है, ये चीज़ आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं नहीं जानता हूँ, यानी कि आई डू नॉट नो, जिसका पूरा सेंस है पहले वही क्लॉज लिखेंगे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ क्या, कि क्या वह निर्दोष है। तो कि क्या जहाँ पे आ जाता है उसके लिए आपको इफ़ का यूज़ करना होगा। कि क्या के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे। अब शी मे बी इनोसेंट है तो यहाँ पे शी इज़ इनोसेंट कर सकते हैं। इफ़ शी इज़ इनोसेंट, मे बी भी लगा सकते हैं। आई डू नॉट नो इफ़ शी इज़ इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह निर्दोष है। अब यहाँ पे है आ रहा है, हो सकता है नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें डायरेक्ट हमने इज़ का यूज़ कर दिया। तो आई डू नॉट नो इफ़ शी इज़ इनोसेंट। अगला है वेयर हैज़ ही गॉन, यानी कि वह कहाँ गया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो व्हाट, क्या, कि वह कहाँ गया है। तो कि वह कहाँ गया है ये पूरा का पूरा हो गया हमारा नाउन क्लॉज। सबसे पहले जिसका पूरा सेंस है वो लिखेंगे, क्या तुम जानते हो। तो क्या तुम जानते हो के लिए आ जाएगा डू यू नो, डू यू नो। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज हुआ है, तो यही हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। डू यू नो वेयर, जब भी एक प्लेस यानी जगह की बात होगी तो वहाँ पे आपको कंजंक्शन के रूप में वेयर का यूज करना है। तो हो गया डू यू नो वेयर, क्या तुम जानते हो कि कहाँ। अब वह गया है, ये होना चाहिए वह गया है। तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए ही और फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और उसके बाद आएगा वर्ब गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन। इसको असर्टिव की तरह बनाएंगे, ये नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ये हो गया डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ है, वह कहाँ गया है। अगला है समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसने मेरी घड़ी चुरा ली, ये आपको बनाना होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि किसने मेरी घड़ी चुरा ली। तो मैं नहीं जानता हूँ पहले ये होना चाहिए आई डू नॉट नो, केवल इतना ही लिखेंगे आई डू नॉट नो, हिम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे हिम के लिए यहाँ पे हु का यूज़ कर देंगे। किसने के लिए कौन सा कंजंक्शन आएगा, हु का यूज़ करेंगे। अगर एक पर्सन के लिए है तो हु का यूज़ करते हैं। तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हु यानी किसने अब मेरी घड़ी चुरा ली, यानी कि स्टोल माई वॉच, ये आपको लिखना है, हु स्टोल माई वॉच। ये हो गया आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, मैं नहीं जानता कि किसने मेरी घड़ी चुरा ली। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अभी इसके और भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल हमारा है कि ही इज़ एंग्री विद मी, यानी कि वह मुझसे नाराज़ है। ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। अब यहाँ पे तीन सेंटेंसेस दे दिए गए हैं और इन तीनों को मिला के हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो ही इज़ एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज़ है। ही विल नॉट हेल्प मी, और मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। तो इसमें आपको केवल एक इनडिपेंडेंट क्लॉज रखना है और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसको हिंदी में कंबाइन करिए कि आई नो, मैं जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक रीज़न बताया गया क्यों मदद नहीं करेगा, क्योंकि वह मुझसे नाराज़ है। यानी कि यहाँ पे आप बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा, मैं जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि वह मुझसे नाराज़ है।
तो यही चीज़ आपको बनाना है। सबसे पहले मैं जानता हूँ, इसके लिए हो जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ। अब कि वह मेरी मदद नहीं करेगा, दैट ही विल नॉट हेल्प मी, कि वह मेरी मदद नहीं करेगा, दैट ही विल नॉट हेल्प मी। मैं जानता हूं कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। अब इसके आगे हमको ऐड कर देना है कि क्योंकि वह मुझसे नाराज है, बिकॉज ही इज एंग्री विद मी। यहाँ पे आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक रीजन है, ही इज एंग्री विद मी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन बिकॉज को भी यूज होता है, और इसका यूज आपको एडवर्ब क्लॉज में बताया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज एंग्री विद मी। मैं जानता हूं कि वह मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि वह मुझसे नाराज है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, द रेन वुड कम, यानी कि बारिश होगी। दैट वॉज आवर होप, यानी कि हमारी ये उम्मीद थी। बारिश होगी या हमारी उम्मीद थी। आवर होप वॉज रॉन्ग, यानी कि हमारी उम्मीद गलत थी। अब यहाँ भी तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो क्या हम कर सकते हैं, इसको हिंदी में पहले कंबाइन करिए। हमारी उम्मीद की बारिश होगी गलत थी, हमारी उम्मीद की बारिश होगी गलत थी, ये चीज़ आपको बनाना है। सबसे पहले हमारी उम्मीद यानी कि आवर होप, इसको आप लिख सकते हैं आवर होप। अब यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि बारिश होगी, दैट द रेन वुड कम। ये चीज़ यहाँ पे आप दैट लगा के ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है इसलिए दैट आएगा, दैट द रेन वुड कम। और फिर यहाँ पे आपको कॉमा लगा देना है, इसको दो कॉमा के बीच में इस क्लॉज को रखना है। तो ये केस इन अपोजिशन का रूल हो जाएगा। आवर होप, फिर कॉमा लगाएंगे, दैट द रेन वुड कम, कि बारिश होगी, यहाँ भी कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पे वॉज रॉन्ग, ये इसमें से केवल निकाल लेना है, वॉज रॉन्ग, गलत थी। ये हो गया आवर होप दैट द रेन वुड कम वॉज रॉन्ग, हमारी उम्मीद कि बारिश होगी गलत थी। तो यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है ये है केस इन अपोजिशन, जो दो कॉमा के बीच में ऐड हम करते हैं इस क्लॉज को। नेक्स्ट है मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था, आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो यानी कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो मिस्टर सिंह ने कहा था। तो सबसे पहले मैं सहमत नहीं हूँ, आई डू नॉट एग्री, ये चीज़ आना चाहिए। जो इनडिपेंडेंट क्लॉज है उसको यहाँ पे पहले लिख देंगे, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। और किससे सहमत नहीं हूँ, जो मिस्टर सिंह ने कहा था। अगर इसमें किसी बात की बात होती है तो कंजंक्शन के रूप में व्हाट का यूज करते हैं, जो के लिए व्हाट का यूज होगा, जो मिस्टर सिंह ने कहा था। और इसमें प्रेपोजिशन टू का यूज होता है एग्री के साथ, तो यहाँ पे टू लगा देंगे। और जो के लिए व्हाट का यूज करेंगे, टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, ये हो जाएगा टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। तो पूरा सेंटेंस कंबाइन हो गया कि आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, यानी कि मिस्टर सिंह ने जो कहा था मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक प्रेपोजिशन टू है, इसके बाद ये पूरा क्लॉज आया है व्हाट मिस्टर सिंह सेड, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट हुआ प्रेपोजिशन है ये। अब देखिए नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में निकलता है। दिस इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है, यह एक सच्चाई है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला सब्जेक्ट हमारा दिस है, और हमने बताया आपको कि जब भी दूसरा सब्जेक्ट इट रहता है, दिस रहता है या फिर दैट रहता है, तो आप स्टार्टिंग दैट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दैट का यूज करेंगे, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पहला वाला क्लॉज, पहला सेंटेंस लिख लेंगे, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब दूसरे में से केवल आपको सब्जेक्ट को हटाना है और बाकी सब लिखना है, तो हो जाएगा इज अ फैक्ट। हो गया दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं जब भी दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो दिस, इट या फिर दैट से स्टार्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट है योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वी होप सो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे पापा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे।
सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं, ये चीज़ लिखना है, तो हो जाएगा वी होप, हम उम्मीद करते हैं, वी होप व्हाट, क्या उम्मीद करते हैं, दैट योर फादर विल सून रिकवर। यहाँ पे आप दैट लगा सकते हैं क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो दैट योर फादर विल सून रिकवर। तो यहाँ पे देखिए वी होप यहाँ पे हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दैट योर फादर विल सून रिकवर ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है विल ही कम, आई डू नॉट नो इट, क्या वह आएगा, मैं यह नहीं जानता हूं। तो मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा, ऐसा आपको बनाना है। मैं नहीं जानता क्या, कि क्या वह आएगा। जब क्या लगा कि आप क्वेश्चन करेंगे तो पूरा नाउन क्लॉज आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं नहीं जानता यानी कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब कि क्या वह आएगा, कि क्या आने पर आपको इफ का यूज करना है। वैसे भी नरेशन में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आप इफ का यूज करते थे कंजंक्शन के रूप में। तो यहाँ भी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए इफ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, इफ ही विल कम। यानी कि इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलना है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ऐसा लिखना है। तो हो गया आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि क्या वह आएगा। तो इस तरीके से हम नाउन क्लॉज का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपको दिए जा रहे हैं जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी ऐसे टॉपिक हैं, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। चाहे वो सिंथेसिस हो, नरेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर सिंटैक्स हो, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका ग्रामर अच्छा होगा, इसमें उतनी पकड़ आपकी मजबूत होगी। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।